तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टैक्स ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड इट्स यूनिट होल्डर। तो मेनली एक डायग्राम से समझते हैं कि एक समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट फ़ंड है। अब ये इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या है वो देखते हैं पहले। अब बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या है कि इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स एनी फंड स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a category 1 or category 2. Alternatively, investment fund is a regulated under SEBI. कोई भी फंड जो स्टैब्लिश किया गया है, मतलब समझ में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, स्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड दोनों इंडिया में हुआ है, और कोई कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट कुछ भी हो सकता है जिसको कैटेगरी 1 या 2 में सर्टिफिकेट मिला है और वो सेबी से रेगुलेट होता है। कुछ पॉइंट्स है ये। अब देखते हैं क्या है ये। तो देखिए समझ लो कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, वो कहीं इन्वेस्ट किया, उससे इनकम कमाया, और वो इनकम क्या करेगा, अपने यूनिट होल्डर्स को दे देगा। अब जो इनकम कमा रहा है ना इन्वेस्टमेंट फंड, इसके लिए ऑल इनकम आर एग्जेम्प्ट, सारा इनकम एग्जेम्प्ट है इसके लिए जो भी कमा रहा है, खाली पीजीवीपी को छोड़ के। और यूनिट होल्डर है तो उसके लिए उल्टा है, उसके लिए सारा एग्जाम टैक्सेबल है खाली पीजीवीपी को छोड़ के। एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट किया था इन्वेस्टमेंट फंड, उससे इनकम कमाया, पीजीवीपी 50 लाख कमाया, अदर सोर्सेस 30 लाख कमाया, कैपिटल गेन 20 लाख कमाया, और इसमें से अब ये 1 लाख जो है वो मिस्टर ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब बहुत कमाया, उसमें से 1 लाख मिस्टर ए को मिला क्योंकि एक यूनिट होल्डर है। अब जो ये है ना, जो भी आप रिसीव कर रहे हो वो सेम नेचर और सेम प्रपोर्शन का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि एनी इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, ये तो वही बोला कि सेम है, बट यहाँ पे है कि जब एनी इनकम एक्यूरिंग और राइजिंग और रिसीव बाय अ पर्सन बीइंग अ यूनिट होल्डर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड out of the investment made in the investment fund shall be chargeable to income tax in the same manner as if its income accruing or arising or received by such person। मतलब देखिए यहाँ पे इनकम का नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम रहेगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। मतलब जो ये 1 लाख जो आपको मिला, अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए रिसीव किया 1 लाख, ये कैसा, ये 100 लाख कमाया था ना, इसमें से 50 लाख इसका था पीजीवीपी, अदर सोर्सेस 30 था, कैपिटल गेन 20 था, तो 50% पीजीवीपी है, 30% अदर सोर्स है, 20% कैपिटल गेन है। ये 1 लाख है, 1 लाख का फिर 50% पीजीवीपी कर दिएंगे, अदर सोर्सेस कर देंगे 3% था, तो 30। देखिए रेशियो यहाँ पे है 5:3 का रेशियो में, कैपिटल गेन 20 हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये भी 100 लाख कमाया, इसके लिए सारा एग्जाम्प्ट है, खाली पीजीवीपी नहीं है, तो पीजीवीपी पे टैक्स लगेगा। देखिए पीजीवीपी और इनकम आर एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट पीजीवीपी, तो पीजीवीपी इसका टैक्सेबल अमाउंट 50 लाख हो गया। अब इसके लिए जो उल्टा है, इसके लिए पीजीवीपी एग्जाम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है, तो पीजीवीपी एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी 30 और 50 ये टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि टैक्स रेट ऑफ पीजीवीपी इनकम ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट फंड। अब देखिए इसमें बोला कि ये पीजीवीपी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल होगा, तो अब कितना टैक्स लगाते हैं। तो अगर कोई कंपनी या फर्म है उसके लिए 30% है, और कोई अदर एसएससी है उसके लिए एमएमआर लगाएंगे। यहाँ पे 42 है, बट आप अपने कैलकुलेशन हिसाब से देख सकते हैं एमएमआर कितना होता है। मैक्सिमम रेट कुछ था, मैक्सिमम मार्जिनल रेट कुछ था, मैं भूल गया, तो वही एमएमआर देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि टीडीएस कटेगा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट समझिए फंड, वो पेमेंट के यूनिट होल्डर को अब ये टीडीएस डिडक्ट करके देता है, बट एक्सेप्ट पीजीवीपी पे नहीं काटेगा, क्योंकि पीजीवीपी पे अब यहाँ पे वही लॉजिक है कि पीजीवीपी पे ये टैक्स दे रहा है, ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीजीवीपी पे टैक्स दे चुका है, इसलिए फिर यूनिट होल्डर पे नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जिस पे नहीं दिया था उस पर यहाँ से टैक्स ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही है कि पीजीवीपी पे तो इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स दे ही चुका है, अब क्यों ही टीडीएस काटेगा। ये तो ऐसे भी टीडीएस क्यों ही काटेगा, क्योंकि यूनिट होल्डर के लिए एग्जाम्प्ट इनकम है वो। अब देखिए क्या है रेट। देखिए व्हेन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू यूनिट होल्डर विल डिडक्ट टीडीएस ऑन सच इनकम। समझ लीजिए कि टीडीएस है, रेट क्या होगा, रेसिडेंट अगर है कोई इन्वेस्टमेंट फंड, अगर रेसिडेंट है उसके लिए 10% है, नॉन रेसिडेंट है तो 30% है, नॉट बीइंग अ कंपनी, और कोई कंपनी है तो 40% है। ये इन्वेस्टमेंट फंड का है, याद रखिए। अगर इन्वेस्टमेंट फंड रेसिडेंट है तो इतना, नॉन रेसिडेंट है तो इतना, और फॉरेन कंपनी हुआ तो 40%। और नॉन रेसिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी है। फिर देखते हैं कि अगर कोई रिसिपिएंट मतलब यूनिट होल्डर है अप्लाइज करता है, मतलब समझ लीजिए वो चाहता है कि उसको टीडीएस ना कट के, मतलब ऐसे टीडीएस डिडक्ट होकर ना अमाउंट मिले, उसको पूरा अमाउंट मिले, तब वो क्या करेगा। अगर व्हेन द रिसिपिएंट अप्लाइज टू द असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 13 में उसको अप्लाई करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, एंड गेट्स सर्टिफिकेट ऑथराइजिंग द पेयर टू डिडक्ट टैक्स एट लोअर रेट,
और डिडक्ट नो टैक्स, या तो लोअर रेट या तो डिडक्ट नो टैक्स। क्यों लोअर रेट या डिडक्ट? क्योंकि हो सकता है कि लोअर इनकम ऑफ यूनिट होल्डर, इनकम बहुत कम है यूनिट होल्डर का, या फिर टीए बिटवीन कंट्रीज, समझ लीजिए कोई फॉरेन का है तो वो है ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट है दो कंट्री के बीच में, इसलिए वो चाह रहा है कि उसको कम टैक्स रहे, या तो टैक्स TDS रेट ही कम लगे या तो TDS ही ना लगे। तो उसके लिए उसको फॉर्म 13 में असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर ये नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑन प्रोपोर्शनल इनकम विल रिमेन सेम इन द, वही TDS वही चीज़ है कि कैसा कटेगा, रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ ये। अब एक है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीम क्रेडिट, ये कैसा है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट फंड है वो 100 करोड़ कमाया, पर वो डिस्ट्रीब्यूट बस 80 करोड़ किया यूनिट होल्डर को, बट टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए टैक्सेबल यूनिट होल्डर 100 करोड़ का ही होगा। मतलब इसी का प्रोपोर्शनल बेसिस पे इसको बांटें, ऐसे नहीं देखेंगे कि 80 करोड़ मिला है तो 80 करोड़ का प्रोपोर्शन निकालेंगे कि 80 करोड़ में 50 लाख तो ये है, नहीं, 100 करोड़ में देखेंगे कितना PGBP है, कितना ये है, कितना ये है, उसका रेशियो निकाल के हम लोग ये करेंगे। देखिए यहाँ पे डीम टू क्रेडिट माना जाएगा तो यूनिट होल्डर को इफ़ नेक्स्ट ईयर, अगर इफ़ नेक्स्ट ईयर बाकी 20 करोड़ दे दे, जब यहाँ पे 80 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हम पूरा 100 करोड़ पे टैक्स ले रहे हैं हम, और अगर नेक्स्ट ईयर ये 20 करोड़ दे देगा तो ये 20 करोड़ पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहली प्रीवियस ईयर ही टैक्स ले चुके थे इस 20 करोड़ पे। इसलिए इस 20 करोड़ पे अगर ये जो बाकी था 20 करोड़, इस पर अगर अगला बार इन लोग इन्वेस्टमेंट फंड इसको दे देता है तो उसको हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे उस पर। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इज़ नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर्स शैल बी डीम्ड to have been credited to the account of said person on the last day of the previous year in the same proportion which person have been entitled to receive the income it had been paid in the previous year. अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये है डबल टैक्सेशन। तो एनी इनकम विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ यूनिट होल्डर इन प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट of it having accrued or arise in the same previous year shall not be included in the total। वही चीज़ है जिस समय यहाँ पे बता रहा था कि ये 20 करोड़ तो पहले ही डीम्ड क्रेडिट करके टैक्स लगा दिया था, तो अगर नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है तो उस पर हम टैक्स अब नहीं लगाएंगे। अराइजिंग सेट प्रीवियस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन इन द प्रीवियस ईयर विच इनकम इज एक्चुअली पेड टू हिम बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। देखिए एज इनकम एक्चुअल बेसिस पर ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, तब जब एक्चुअल इनकम रिसीव होगा तब वापस टैक्स नहीं लगाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट फंड इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 फॉर, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कंपल्सरी रिक्वायर करना पड़ता है, अपना रिटर्न फाइलिंग करता है अंडर सेक्शन 139 4F में। अब एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये क्या है? तो देखिए एक एग्जांपल पहले यहाँ पे समझ लिए, 31/3/17 2017 को कैपिटल लॉस हुआ था 2 लाख का, 31/3/19 को ट्रांसफर टू यूनिट होल्डर्स। तो समझिए यहाँ पे वही कह रहा है कि जो PGBP का लॉस होगा ना, वो खाली इन्वेस्टमेंट फंड ही सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वो पास नहीं होगा यूनिट होल्डर को, क्योंकि ये इसके लिए यूनिट होल्डर के तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। और फिर ये कि द लॉस अदर देन PGBP इनकम, वो पास हो जाएगा यूनिट होल्डर को अगर ही इस यूनिट होल्डर सिंस 12 मंथ, अगर वो 12 महीना से यूनिट होल्डर है तब अदर लॉसेज होगा एक्सेप्ट PGBP इनकम, वो पास ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज एक्यूमुलेटेड एक्सेप्ट PGBP लॉस on 31/3/19 shall be passed except PGBP of course on to the unit holder who is holding the units as on इतना। however he may carry forward such loss for the remaining period only। मतलब एग्जांपल देखते हैं कि 31/3/17 को कैपिटल लॉस हुआ था 2 लाख का, 31/3/19 को ट्रांसफर टू यूनिट होल्डर। अब देखिए कैपिटल लॉस तो 6 ईयर्स तक आप कर सकते हैं, तो 6 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा एज कैपिटल लॉस 8 ईयर, अच्छा कैपिटल लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 17 में आपका कैपिटल लॉस हुआ था और 19 में आपको ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र टू यूनिट होल्डर, तो 8 साल तक लिखा है एज कैपिटल लॉस, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो रिमेनिंग जो है यहाँ 8 साल का था, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बट 2 साल तो आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब रिमेनिंग 6 ईयर्स गिवन टू यूनिट होल्डर, 6 ईयर मिलेगा यूनिट होल्डर को, आप इसको कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल लॉस 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो वही है कि यहाँ पे आपका 2 ईयर और कम जाएगा बस। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग एक और छोटा सा चैप्टर करेंगे इसी वीडियो पे, वो है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो नेक्स्ट है हम लोग का वो है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। समझ लीजिए कोई बैंक है, अब वो है क्या, वो पब्लिक को लोन देता है, अब पैसा ख़त्म हो गया लोन देने का, तो वो एक SPV बनाएगा,
स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एसपीवी क्या करेगा, ये यहाँ से फंड लेगा और ट्रस्ट को फंड, हाँ ये एसपीवी जो है ट्रांसफ़र, ये जो भी लोन है ना, समझ लीजिए ये जो बैंक है ये अपना लोन इसको देगा कि भाई ठीक है तुम लोन कर लो, मतलब लोन दे सकते हो। अब ये ट्रस्ट एसपीवी इसको बोलेगा कि हाँ अब तुम भी लोन दे सकते हो बिहाफ ऑफ बैंक काइंड ऑफ। फिर ये जो है ये कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करेगा इन्वेस्टर्स को, और उससे जो पैसा आएगा फिर वो एसपीवी को देगा और एसपीवी बैंक को दे देगा, और बैंक के पास फिर से पैसा आ गया कि वो लोन दे सकेगा। इसके लिए जो भी इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और डायग्राम है उसमें बता दे रहा हूँ कि समझिए कोई बैंक को ग्रांट करता है पब्लिक को लोन, बैंक रन आउट ऑफ मनी। अब है कि एसपीवी ट्रांसफर सच लोन्स, एसपीवी बनाया। एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। बैंक एक एसपीवी बनाया जो कि ट्रांसफर सच लोन्स टू सिक्योराइजेशन ट्रस्ट को ये किया। अब ये क्या है, सिक्योराइजेशन ट्रस्ट इशूज सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर फॉर अर्निंग मनी, इससे पैसा मिला, और सिक्योराइजेशन ट्रस्ट ग्रांट्स फंड्स टू एसपीवी, इसको मिल गया। फिर देखिए अब यह है कि यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट की इनकम ऑफ सिक्योराइजेशन ट्रस्ट जो एसटी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिक्योराइजेशन ट्रस्ट जो बनाया एसपीवी जिसको लोन दिया था वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे वही है कि सिक्योरिटी ट्रस्ट स्टेटमेंट, अच्छा इसका वो एग्जाम्प्ट होता है मैं बताया। अब देखिए सिक्योरिटी ट्रस्ट जो है वो स्टेटमेंट बनाता है अंडर सेक्शन फॉर्म 64, हाँ अंडर सेक्शन 64F। यह है टैक्स अथॉरिटी और यूनिट होल्डर, इसके पास दो चीज़ हो जाता है। अच्छा स्टेटमेंट इसको कब तक देना है, टैक्स अथॉरिटी को यूनिट होल्डर को, उसका बात कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक टैक्स अथॉरिटी को स्टेटमेंट देना है, और ये एसटी को मतलब ट्रस्ट को जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को हम एसटी बोलेंगे आपसे, तो एसटी को इतना देना है। यूनिट होल्डर को नेक्स्ट ईयर 30 जून तक टैक्स देना पड़ेगा। हाँ ये जो यूनिट होल्डर होता है उन लोग का तो 30 जून तक टैक्स पे करना रहता है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर 30 जून तक करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स, उसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे, इस पे पढ़ते हैं। देखिए ऑल इनकम रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के हैंड पे जो भी इनकम रिसीव कर रहा है फ्रॉम ये एस जो यहाँ पे बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को सिक्योरिटी इशू करता है, ट्रस्ट इन लोगों को सिक्योरिटी इशू करता है, तो उसे इन्वेस्टर को जो भी कमाई हो रहा है वो इनकम के हैंड में टैक्सेबल है। तो नेचर ऑफ इनकम, द इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय द ट्रस्ट शैल बी डीम्ड टू बी द सेम नेचर और इन द सेम प्रोपोर्शन, जो पहले था बता रहा था सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर एज इफ इट हैज़ बिन रिसीव्ड, वही सेम एज इन वही इन्वेस्टमेंट फंड जैसा। डीम क्रेडिट वाला भी वही हो गया, सेम एज इन्वेस्टमेंट फंड जैसा, जैसे डीम क्रेडिट में अभी थोड़ा देर पहले बताया था वही लॉजिक इस पर भी लग जाएगा। वहाँ पे जो जैसे इन्वेस्टमेंट फंड था यहाँ पे वही एसटी है, ट्रस्ट है, और वो यूनिट होल्डर्स का रिलेशनशिप बता रहा है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पे क्या है, द पर्सन या फिर जो यूनिट होल्डर है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिटिंग और मेकिंग पेमेंट फॉर द इनकम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड ट्रस्ट शैल फर्निश विद इन 30 जून। मतलब देखिए यहाँ कह रहा है सो दैट यूनिट होल्डर को कुछ नेचर पता चले, मतलब यहाँ पे है कि द यूनिट होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिटिंग और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल यूनिट होल्डर फॉर क्रेडिटिंग और मेकिंग पेमेंट ऑन ऑफ द इनकम ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट शैल ऑफ द स्क्रूटिनाइजेशन एंड द सेंटर शैल फर्निश विद इन 30 जून ऑफ द फाइनेंशियल। अच्छा जो यूनिट होल्डर होता है ना उन लोग को 30 जून तक अपना फाइनेंशियल ईयर तक अपना वो क्या बोलते हैं सब स्टेटमेंट इशू कर देना पड़ता है। क्यों 30 जून तक, कि सो दैट यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शनल नेचर पता चले of the fee during the income is distributed, so the investor who is liable to tax is respected to such income and to the prescribed tax authority 30 नवंबर। यूनिट होल्डर एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी दोनों को स्टेटमेंट भेजना, अच्छा यूनिट होल्डर और इनकम टैक्स अथॉरिटी दोनों को, ये ट्रस्ट को दोनों को स्टेटमेंट भेजना रहता है, भेजना है बाई ट्रस्ट। हाँ तो एक को यूनिट होल्डर को 30 जून तक भेजना पड़ जाएगा जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि सो दैट यूनिट होल्डर को प्रोपोर्शनली से पता चले, और जो टैक्स अथॉरिटी है उसको 30 नवंबर तक भेजना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट से। और ये क्या है होता है, अ स्टेटमेंट इन सच फॉर्म 64E में भेजना है, जैसे कि 64E है, 64E में, एंड वेरीफाइड इन सच मैनर गिवन डिटेल्स ऑफ द नेचर एंड क्रेडिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सच, मतलब वेरीफाई करके नॉर्मली वो स्टेटमेंट भेजना है फॉर्म इतना में, कब तक भेजना है, टैक्स अथॉरिटी को 30 नवंबर तक, यूनिट होल्डर को 30 जून तक। अब डबल टैक्सेशन का आ गया, एनी इनकम विच हैव बीन इंक्लूडेड इनकम, वही सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड जैसा हो गया। इसका टैक्स टीडीएस रेट दिया हुआ है। अब अगर कोई रेसिडेंट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 25% है, अदर रेसिडेंट है
जैसे कि कंपनी फर्म कुछ भी हो गया उसके लिए TDS का रेट है 30%। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि ट्रस्ट इनकम जो देता है डिस्ट्रीब्यूट, तो उसमें TDS भी एप्लीकेबल होगा। और कोई नॉन रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट ट्रस्ट के बारे में बता रहा है कि अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 40%, अदर देन फॉरेन कंपनी तो 30% का TDS कटेगा। व्हेन द रिसिपिएंट अप्लाइज फॉर, उसमें भी वही है कि सेम कि भाई मेरे पे TDS मत का। तो अगर कोई रिसिपिएंट बोल रहा है अभी यूनिट होल्डर, तो उसको फॉर्म 13 में असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा। तो एक कुछ इल्यूस्ट्रेशन है वो पहले करते। एक देखिए क्वेश्चंस भी है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक सेकेंड ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो एक एग्जांपल है वो आपको मिलेगा पेज 369 पे, कि एक ट्रस्ट है, यही स्टूडेंट ट्रस्ट ही है, वो इसको इंटरेस्ट इनकम मिला 5 लाख का, डिविडेंड इनकम 7 लाख का मिला, शॉर्ट टर्म कैपिटल 15 लाख का मिला। तो डिस्कस करना है टैक्स कंसिक्वेंस इन द हैंड ऑफ ट्रस्ट इन्वेस्टर्स एज्यूमिंग कि वो 5 लाख कोई इन्वेस्टर को दिया है। तो देखिए यहाँ करेंगे, जो ट्रस्ट का इनकम है वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, बट हैज़ टू कट 25% TDS ऑन 5 लाख। देखिए TDS वाला जो बता रहा था, सेकेंड TDS वाला कहाँ पे था, तो देखिए TDS जो है अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या जो है 25%, क्योंकि कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, खाली लिखा है स्टूडेंट फॉलोइंग इतना। तो मान के चलते कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या जो है जिस पर TDS का 25% का है, ठीक है। अब देखिए, अब 5 लाख मिला है, ठीक। अब देखिए टोटल इनकम कितना होगा, 5, 7 और 15 को 27 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो इसका हो गया, हाँ इंटरेस्ट हो गया वो कितना, 27 का 5 इंटू 5 करेंगे, मतलब इंटरेस्ट 5 लाख मिला, वो 5 लाख हम दे रहे हैं, मतलब वही सेम प्रोपोर्शन वाला जो था 92,000, इतना इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो 5 लाख मिला। अब उसको तोड़ रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट कितना, डिविडेंड कितना, शॉर्ट टर्म कितना, तो उस रेशियो में तोड़ा जाएगा जिस रेशियो में ST को अपना ये मिला, तो वही रेशियो में तोड़ रहे हैं। डिविडेंड मिला था 7 लाख का, 27 लाख में 7 लाख तो डिविडेंड मिला था, तो 5 लाख में कितना % डिविडेंड है, कितना डिविडेंड है, तो इतना डिविडेंड है। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी इतना हो गया, टोटल मिलाएगा तो 5 लाख हो जाएगा। तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट 5 लाख में इतना है, डिविडेंड इतना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना है। अब अच्छा बस यही करना था। तो फिर यहाँ पे यही है कि क्या निकालना था, जिसका नाम टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा वही डिस्कस कर दिए। ऑन इन हैंड्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का तो कर दिए कि उसके लिए सब एग्जाम्प्ट है। उस समय क्या था इन्वेस्टमेंट वाला के लिए कि PGBP को छोड़ के बाकी सब टैक्सेबल हो जाता था। सॉरी PGBP टैक्सेबल था, बाकी सब एग्जाम्प्ट था, पर यहाँ पर सब कुछ ही एग्जाम्प्ट है और सारा यूनिट होल्डर के हाथ में होगा अब टैक्सेबल। तो वहीं पे कर दिए कि टैक्सेबल फॉर, यानी कि टैक्सेबल इनकम निकाल दिया इसका इतना, ट्रस्ट का निकाल दिया कि एग्जाम्प्ट है बट हैज़ टू कट 25% TDS ऑन 5 लाख। अब दो हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 और 25, जो कि पेज नंबर 73 में दिया है स्टडी मटेरियल का। सो पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 पेज नंबर 73 में है स्टडी मटेरियल का न्यू में। तो इसमें वही है कि आपको यूनिट होल्डर का और इसका टैक्सेशन निकालना है। तो पहले देखें कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड का पहले देखते हैं। तो जो पहले आया है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम फंड ए में नील हो गया, फंड बी में 5 लाख है और फंड सी में देखिए नेगेटिव में है 2 लाख। तो इसको भी हटा दे रहे क्योंकि अभी क्या बोलते हैं बिजनेस इनकम जो है वो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, फंड ए में नील, फंड में 5 लाख है। अब कैलकुलेशन ऑफ इनकम, अब पहले फ़ंड ए और बी का बस कर रहे हैं क्योंकि सी में लॉस है, तो बस फ़ंड ए और बी का कर रहे हैं। तो बिजनेस इनकम तो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के लिए टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे तो नील था, यहाँ फ़ंड बी में था तो कर दिया। अब उसके बाद बाकी जो होता है वो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है। तो देखिए बिजनेस इनकम यहाँ नील नील हो गया क्योंकि वो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट होता है यूनिट होल्डर के लिए। अब कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन अब देखिए 20 लाख कैपिटल गेन किया था, तो देखिए 20 लाख किया है, 20 यूनिट होल्डर है तो एक यूनिट होल्डर आगे था, 20 लाख डिवाइड बाई 20 इंटू 1 इतना हो गया। यहाँ पे 15 लाख किया था, 20 यूनिट होल्डर है, एक यूनिट होल्डर का कितना, इतना हो गया। अदर सोर्सेज में भी वैसे कर दिए, तो टोटल आएगा फंड ए में इतना, फंड बी में इतना। अब हम लोग फंड सी का अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फंड सी का देखिए इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, अगर इन्वेस्टमेंट फंड का आप निकालेंगे, यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर का निकाल रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा है नील एज इट विल बी सेट ऑफ बाय अदर सोर्सेज। जो अदर सोर्सेज में आपका जो आ रहा है उसके सेट ऑफ रखता है, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ करने के बाद ही पैसा यूनिट होल्डर्स को देता है। तो मतलब फिर कैसा हो जाएगा ये, अब यूनिट होल्डर ये फंड सी के लिए खाली, फंड ए और बी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फंड सी के लिए खाली क्या देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि सेट ऑफ करने के बाद ही पैसा देता है। अब देखिए
अगर बिजनेस इनकम में तो लॉस आया था 2 लाख का, कैपिटल गेन में भी 5 लाख का लॉस था, बट प्रॉफिट आया था खाली 10 लाख का अदर सोर्सेज में, तो इन्वेस्टमेंट फंड अपना सेट ऑफ कर देगा उस अदर सोर्सेज से, तो इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसके लिए ज़ीरो हो जाएगा, फिर नील हो जाएगा, तो इसको कुछ इसका टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। अब यूनिट होल्डर को कैसा हो, उसके लिए टैक्सेशन कैसा होगा, बिजनेस तो उसके लिए ज़ीरो है। अब कैपिटल गेन जो है 5 लाख का था, 5 लाख का लॉस में है 20 के लिए, तो 1 यूनिट के लिए 1 का 25,000 का लॉस है। अब अदर सोर्सेज का है, उसमें से 10 लाख में 2 लाख तो वो सेट ऑफ कर लिया अपना, या इन्वेस्टमेंट फंड अपना सेट ऑफ कर लिया, बचा 8 लाख 20 आदमी के लिए, एक आदमी के लिए कितना 40,000 का इनकम पड़ रहा है, 40,000 का इनकम पड़ रहा है, बट आपको सेट ऑफ करने के लिए लॉस भी मिल रहा है 25,000 का, तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट 40,000। क्यों? अब आप इसको सेट ऑफ क्यों नहीं किया? क्योंकि कैपिटल गेन लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ इंट्रा हेड, मतलब कैपिटल गेन लॉस वो खाली कैपिटल गेन लॉस के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। तो कैपिटल गेन लॉस है वह जो कि 5 लाख का है, या फिर 1 यूनिट होल्डर का 25,000 का है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और इल्यूस्ट्रेशन करते हैं, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 25। तो वही कह रहा है कि जो फंड सी है, समझ लीजिए अब उसका इनकम कमा लिया वो, तो बिजनेस इनकम 2 लाख कमाया, तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल 2 लाख हो गया। अब यूनिट होल्डर के लिए क्या है, तो कैपिटल गेन 8 लाख कमाया, 9 लाख कमाया, तो देखिए बिजनेस इनकम के लिए तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए अब अगला साल क्या कह रहा है कि अगला साल जब हुआ, अगला साल बिजनेस इनकम 2 लाख कमाया, 2 लाख कमा लिया। अब अगला साल जो हुआ, अब इसमें कैपिटल गेन 8 लाख कमाया है। अब आप यहाँ पे है ना कि कैपिटल गेन आप 5 लाख कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो अब आप जो कैरी फॉरवर्ड किए थे वो प्रीवियस ईयर का वो यहाँ से लेस कर दिए, तो 20 आदमी के लिए, एक आदमी के लिए कितना इनकम फिर हो जाएगा 15,000। अदर सोर्सेज का फिर अपना प्रोपोर्शनल बेसिस निकाले 45, तो टैक्सेबल अमाउंट आपका 60,000 आ गया यूनिट होल्डर्स के लिए। बस इसी के साथ ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।